नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 41 मंत्री भी लेंगे शपथ। 17 नए चेहरों को मिलेगा मौका। निर्भया फंड के इस्तेमाल नहीं होने पर केंद्र राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। 6 हफ्ते में मांगा जवाब। दुष्कर्म पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाने का निर्देश। पैंसठ साल की उम्र में रिटायर होंगे देश भर के डॉक्टर। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। इसी हफ्ते कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। मुंबई के डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में धमाका। अब तक 5 लोगों की मौत, 140 घायल। राज्य सरकार का सभी रासायनिक इकाइयां हटाने का आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ। जरूरी प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल। डेमोक्रेट दावेदार हिलेरी क्लिंटन से मुकाबला तय। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। ये लगातार दूसरी बार होगा जब ममता बनर्जी राज्य की कमान संभालेंगी। उनके साथ पार्टी के 41 विधायक भी मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ममता बनर्जी ने कल राज्यपाल के त्रिपाठी से मुलाकात करके उन विधायकों की सूची सौंपी जो मंत्री बनेंगे। इन 41 विधायकों में 17 नए चेहरे होंगे। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे नए चेहरों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, कोलकाता के महापौर सोमान चैटर्जी, अबनी मोहन जोरदर, अब्दुल रज्जाक मुल्ला, शुभेंदु अधिकारी, रवीन्द्रनाथ घोष, चामू मनी शामिल हैं। केंद्र की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली शामिल होंगे। समारोह कोलकाता के रेड रोड पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया फंड के इस्तेमाल नहीं करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि दुष्कर्म की शिकार महिलाओं पर 2000 करोड़ का फंड क्यों नहीं खर्च किया गया। इन पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार पर दुष्कर्म पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और ये जुबानी जमा खर्च जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मसले पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाएं हैं। दुष्कर्म पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पीड़िता को पर्याप्त राहत मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने राज्यों से ऐसे पीड़ितों की संख्या बताने को भी कहा है जिन्हें मुआवजा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़िता मुआवजा योजना का क्रियान्वयन चिंता का विषय है, क्योंकि 29 राज्यों में से सिर्फ 25 राज्यों ने इस योजना को अधिसूचित किया है। 357A जो है 1973 का प्रावधान, उसमें कौन कौन सी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स बनी है, यदि बनी है तो कितना डिसबर्समेंट पैसा किया गया है रेप विक्टिम्स के लिए, और क्या है वो एलोकेशन का मोड, किस स्टेज पे फाइल किया गया है, FIR की स्टेज पे पैसा दिया गया है या चार्जशीट की स्टेज पे पैसा दिया गया है, जिससे किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी बन सके पूरे प्रोसेस में। दूसरा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स होने चाहिए थे पूरे कंट्री में आज तक, और ऐसे स्कीम्स भी लॉन्च हुई थी पर उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दुष्कर्म की शिकार बच्ची से एम्स में मुलाकात की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे रेलवे ट्रैक के करीब फेंक दिया गया था। पीड़िता अनाथ और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एम्स में उसका इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। उनके परिवार के लोगों से मिलके आ रहा हूं और अपने को सबको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। दिल्ली पूरा स्टेट फुल स्टेट नहीं है
जिसकी वजह से बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर क्राइम की घटना जो होती है वो एक तरह से बार बार ये याद दिलाती है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने देश भर के सरकारी चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहारनपुर में आयोजित रैली में इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से इसी हफ्ते मंजूरी दे दी जाएगी। देश में डॉक्टरों की कमी की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है। इस फैसले के दायरे में राज्यों और केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे सभी डॉक्टर आएंगे। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर्ड होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी, 65 कर दी जाएगी। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सहारनपुर में रैली में उन्होंने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदला है। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। केंद्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विकास पर्व रैली हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदला है और बुनियादी सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। रोड बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली आए, अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, इन चीजों पर हमने बल दिया है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने शासन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही कायम की है। इसके चलते पूर्वोत्तर समेत दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा है। हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी जनाधार तेजी के साथ बढ़ा है। केंद्र सरकार 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए 26 मई से 10 जून तक 200 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान एनडीए सरकार के मंत्री और सांसद अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी एक तरफ मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर खुशी मना रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई समेत हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार की एक कर खामियां गिनाई। पार्टी का आरोप है कि सरकार अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक हर मोर्चे पर नाकाम रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी पार्टी लगा रही है। Food inflation is also high, dal, vegetables. Job creation is lowest. So the big achievements of the government is the creation of social tensions, fear among minorities, fear among SC, STs, anti-Dalit policies of बीजेपी। कांग्रेस का कहना है कि एनडीए के शासन में किसानों और युवाओं की अनदेखी हो रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि शिक्षण संस्थानों के विवाद को सुलझाने में सरकार विफल रही है। दिल्ली का हो या हैदराबाद का हो, और वैसा ही समस्या जो नीट का जम्मू कश्मीर का हो, इन समस्याओं के बारे में भी उन्होंने उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की। वाम दलों का कहना है कि अच्छे दिन तो आए नहीं, फिर सरकार किस बात के लिए जश्न मना रही है। हर पहलू में, हर क्षेत्र के अंदर आज गिरावट नजर आ रही है, ना कि कुछ विकास। तो अच्छे दिन का नारा मतलब इसके लिए अगर आएंगे या नहीं, इस रुझान से अगर चल रही है तो आएंगे ही नहीं। लोग यही कहने लगेंगे अपने पुराने दिन लौटाओ आप। जेडीयू, आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने सरकार की विदेश नीति और विज्ञापन पर हो रहे खर्च को लेकर सवाल खड़ा किया है।
रिश्ते सबसे ठीक होना चाहिए, लेकिन हालात तो इसके विपरीत है। ना तो नेपाल से बने हुए रिश्ते बिगड़ गए, पाकिस्तान से तो पहले से ही रिश्ते जो है वो बनाने कभी ठीक नहीं रहे। माननीय मोदी जी की जो 2 साल की सरकार रही है वह भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की और मोटे तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर भारत की बेइज्जती करवाने की सरकार रही है माननीय मोदी जी की 2 साल की सरकार। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पार्टी का कहना है कि सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से विपक्ष में हताशा है। प्रणव गोस्वामी और मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से तीसरे रेगुलेशन संशोधन नियम 2016 पर फिर से विचार करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी नियम इस तरह तय करे कि शिक्षकों पर काम का बोझ ना बढ़े। यूजीसी ने 2010 में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों के साथ ही प्रोफेसरों के लिए हफ्ते में कम से कम 40 घंटे पढ़ाने का नियम बनाया था। नए संशोधन के बाद शिक्षकों के काम के घंटे बढ़ा दिए गए। शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए शोध प्रकाशित कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही छात्रों के फीडबैक को भी प्रोन्नति से जोड़ दिया गया है। शिक्षकों में इस बदलाव का भारी विरोध था। शिक्षकों का आरोप था कि इससे उन पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में विसंगतियों के विरोध में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं बाधित भी रहीं। डॉक्टर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बढ़ाने के साथ कई और अलाउंस की मांग कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की संस्था का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। मांगे नहीं माने जाने पर 1 जून से डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली में करीब 20,000 डॉक्टर हड़ताल पर रहे। हड़ताल के बीच लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज में देरी की वजह से एक महिला की मौत हो गई। हर स्टेट से, हर प्रदेश से हमें सपोर्ट मिल रहा है। सब लोग हमारे साथ ब्लैक बैंड बांध के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई तो 1 तारीख से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया स्ट्राइक। महाराष्ट्र में मुंबई के पास डोंबिवली में गुरुवार को एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद कम से कम 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 140 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ठाणे जिले की डोंबिवली में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का परिसर है। इसके फेज 2 में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। इसके बाद लगी भयानक आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। आग से आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि डोंबिवली के आसपास की सभी रासायनिक इकाइयों को हटाकर किसी दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर संवेदना जताई और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। प्रशासन को हमने कहा है कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये विस्फोट हुआ है तो इसकी पूरी जांच की जाए। वो जांच भी की जाएगी, उसके कारण क्या है, उसको जिम्मेदार कौन है, उसकी भी जांच की जाएगी। और जितने जख्मी हैं उन सभी को राज्य सरकार की ओर से सारी मेडिकल एड दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिक साल्वाटोर गिरोने को सशर्त वतन जाने की इजाजत दे दी है। भारत और इटली के बीच क्षेत्राधिकार के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसला लेने तक गिरोने को इटली में रहने की अनुमति दी गई है। भारतीय मछुआरों के कत्ल के आरोपी दूसरे इतालवी नौसैनिक गिरोने को वतन जाने की इजाजत मिल गई है। अदालत ने मरीन पर 4 शर्तें लगाई हैं। उसे हर महीने इटली के पुलिस थाने में पेश होना होगा और इतालवी दूतावास को इस बारे में भारतीय दूतावास को सूचित करना होगा। मरीन किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और इस मामले में किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रहने का वादा करेगा। आखिरी शर्त यह है कि अगर उसे लागू की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाया गया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहेंगे इटली में और उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको पुलिस स्टेशन वहां पे महीने में 1 बार विजिट करना पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी को वो रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, रेगुलर जो रिपोर्ट्स हैं, ये कंडीशंस लगाई हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा ने कहा कि अगर गिरोह ने अदालत की शर्तों का पालन करता है तो केंद्र को उसकी याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख पर
आपत्ति जताई है। वहीं मछुआरा संघ ने भी इस मामले में केंद्र के रुख पर सवाल खड़े किए हैं। Decision is against fishermen's right. Actually, government of India, Indian authorities allowed to the Italian Marines to go back to Italy. Prime Minister's stand is against fishermen's rights. वहीं दूसरा आरोपी मैसिमिलियानो लाटोर स्वास्थ्य वजहों से पहले ही इटली में है। न्यायालय ने वहां उसके रहने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इन दोनों इतालवी नौसैनिकों पर 15 फरवरी 2012 को केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलम गवाह है में इस बार देखिए मलयालम मनोरमा के प्रधान संपादक मामन मैथ्यू से बातचीत का दूसरा भाग। I have demolished the theory that owners cannot be professional. If you agree to paid news, it is better that journalists give up the pen or the mouse or whatever it is and sit at home and enjoy. कलम गवाह है शीर्ष संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और अब खबर सूखा और जल संकट की। टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा इन दिनों देश की सबसे भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। 4 लाख की आबादी वाले इस शहर के हालात लातूर से भी खराब हैं। जिले में वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी है। पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारी अफसरों की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। पानी के लिए जूझती महिला, ये नज़ारा है भीलवाड़ा की आरके कॉलोनी का। इलाके में 120 घंटे से पानी नहीं था, अब आया भी है तो रिस कर। सिर्फ आरके कॉलोनी ही नहीं, शहर के बाकी हिस्सों में भी तकरीबन यही हालात हैं। पानी की ऐसी मुसीबत होती है, बहुत ज्यादा होती है। पानी की इधर उधर से भटकते फिरते, लाइट भी नहीं आती इतनी, और बहुत ज्यादा होती है पानी की दिक्कत। यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ही लो आता है। डायरेक्ट तो क्या मोटर तो लगती नहीं है, नीचे उतर के भरना पड़ता है, फिर भी 2-3 घड़े इससे ज्यादा पानी नहीं मिलता। भीलवाड़ा की शहरी आबादी करीब 4 लाख है। यहाँ रोजाना 513 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मेजा बांध सूख जाने के बाद से शहर को इसका आधा पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग पानी की बूंद बूंद की रखवाली कर रहे हैं। हालात से निपटने के लिए वाटर इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। यहाँ भीलवाड़ा का मुख्य जल स्रोत मेजा डैम था, जो नवंबर महीने में ही सूख गया। एक यहाँ से 45 किलोमीटर दूर ककरौली घाटी के अंदर अंडरग्राउंड है, उससे हम लोग 125 से 30 लाख लीटर ले पा रहे हैं। मेजा में जो कि सिर्फ 40 लाख लीटर ही आ पा रहा है, इस हिसाब से क्राइसिस है। लोगों की पानी की जरूरतें पूरा करने के लिए टैंकर लगाने पड़े हैं। रेलगाड़ियों के जरिए रोज 50 लाख लीटर पानी आ रहा है। रेल से पानी लाने पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। पानी इतना महंगा और इतना आ रहा है, तो हमारे जितने भी स्विमिंग पूल है हमने बंद करवाए हैं, फव्वारे हमने बंद करवाए हैं, गाड़ियां जो हम पाइप से धोते हैं उस पर हमने बैन लगाया है, और अगर किसी प्रकार कोई जल का दुरुपयोग अगर पाया जाता है तो हम उसका कनेक्शन बंद करने की बात कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले का ज्यादातर इलाका डार्क जोन में है। पूरे जिले में अफरा तफरी का आलम है, लेकिन लोगों की परेशानियां जल्द खत्म होती नहीं दिख रही हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की दशा मराठवाड़ा से कोई कम नहीं है। यहाँ भी ट्रेन से पानी सप्लाई हो रही है। सुबह शाम 2 वक्त पानी आता है, तभी लोगों की प्यास बुझ पाती है। वाटर इमरजेंसी लागू है। साथ ही साथ प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, बावजूद इसके हालात नियंत्रण से बाहर हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। भारत ने कांगो में भारतीय दुकानों पर हुए हमले पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय को आशंका है कि दिल्ली में कांगो के एक नागरिक की हत्या की प्रतिक्रिया में ये हमले हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि कांगो में भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उधर अफ्रीका दिवस के मौके पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर अफ्रीकी देशों के राजदूत मौजूद थे।
Our ambassador took up the matter immediately with the Congolese Ministry of Foreign Affairs. A note verbal was issued to the Ministry of Foreign Affairs with a copy to the Ministry of Interior and the police authorities to ensure safety of life and property of all Indians residing there. आतंकवाद के मसले पर संयुक्त राष्ट्र समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने चीन से सहयोग की इच्छा जाहिर की है। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवादी जैसी कोई चीज नहीं होती। भारत ने चीन से कहा कि भविष्य की परमाणु व्यवस्था में उसे सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने सीमा विवाद समेत सभी मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। राजधानी बीजिंग में गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर शी जिनपिंग भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रणब मुखर्जी ने शी जिनपिंग से कहा कि दोनों देशों के रिश्ते की रणनीतिक अहमियत बढ़ती जा रही है, लिहाजा दोनों देश मिलकर काम करें। Our relations transcend the bilateral ambit and have acquired regional, global and strategic significance. If we come together, we can generate tremendous momentum for peace, prosperity and development. राष्ट्रपति ने पीकिंग विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को भारत चीन रिश्तों पर भी संबोधित किया। उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद समेत सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए 8 सूत्रीय नीति पेश की। उन्होंने राजनीतिक संवाद बढ़ाने के साथ लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। We have broadened the common ground and learned to manage our differences. There are challenges, including the boundary question, that still need to be addressed comprehensively. इस मौके पर भारत के 10 विश्वविद्यालयों और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए। इससे दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना तय हो गया है। ट्रंप ने गुरुवार को रिपब्लिकन प्राइमरी में 1237 डेलीगेट्स पाने का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। नॉर्थ ईस्ट की प्राइमरी में ट्रंप को 118 में से 82 डेलीगेट्स मिले हैं। इसके बाद उनके समर्थक डेलीगेट्स की गिनती 1238 हो गई। हालांकि उनकी उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान जून में किया जाएगा। पार्टी में ट्रंप के प्रतिद्वंदी टेड क्रूज समेत बाकी उम्मीदवार पहले ही दौर से हटने का ऐलान कर चुके हैं। I'm so honored to be in North Dakota and having hit that. I'm so honored by these people. They had such great sense, right? आज देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। पंडित नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद देश के निर्माण में अहम योगदान दिया। देश में भारी उद्योग, विज्ञान, शोध संस्थान नेहरू की विरासत हैं। बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से मशहूर नेहरू का असर देश के सामाजिक स्वरूप पर भी पड़ा। कामयाबी हासिल की, कठिनाइयां फिर भी सामने रही, तो सिर्फ एक ही दिल में ख्वाहिश कि जहां तक ताकत है इस काम को करते जाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। 15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने प्रकृति विज्ञान में स्नातक के बाद वकालत की पढ़ाई शुरू की। 1912 में बैरिस्टर बनकर नेहरू स्वदेश लौटे और इलाहाबाद में वकालत शुरू की। जल्द ही उन्होंने राजनीति का रुख किया। 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। 1921 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। इसी अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। आजादी की लड़ाई के दौरान ही
नेहरू ने दावा किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। आजादी के बाद पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वो मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे। सेक्युलरिज्म और समाजवाद नेहरू के राजनीतिक दर्शन का केंद्र है और मानव कल्याण उनके चिंतन की धुरी। उद्योग, बांध, पुल, सड़क और शिक्षा नेहरू के लिए गरीबी मिटाने का जरिया थे। प्रधानमंत्री रहते हुए 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। अपने पीछे नेहरू एक शानदार विरासत छोड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और अब आखिर में हेडलाइंस। ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 41 मंत्री भी लेंगे शपथ। 17 नए चेहरों को मिलेगा मौका। निर्भया फंड के इस्तेमाल नहीं होने पर केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। 6 हफ्ते में मांगा जवाब। दुष्कर्म पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाने का निर्देश। पैंसठ साल की उम्र में रिटायर होंगे देश भर के डॉक्टर। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। इसी हफ्ते कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। मुंबई के डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में धमाका। अब तक 5 लोगों की मौत, 140 घायल। राज्य सरकार का सभी रासायनिक इकाइयां हटाने का आदेश। और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ। जरूरी प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल। डेमोक्रेट दावेदार हिलेरी क्लिंटन से मुकाबला तय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।